नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति ये पद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है या इसके पीछे कुछ असली शक्तियां भी छिपी हैं? आज हम इसी पद की पूरी प्रक्रिया और इसकी शक्तियों की एक एक परत को खोलेंगे। तो सवाल यही उठता है कि 1.25 अरब लोगों के इस लोकतंत्र का नेतृत्व करने के लिए आखिर चाहिए क्या? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक है जो देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखता है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सरकार की असल कमान किसके हाथ में है। फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं और क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है। और आखिर में उपराष्ट्रपति की भूमिका पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। किसी भी सरकार को समझने के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि उसके टॉप पर कौन है। भारतीय संविधान में इसे संघ की कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा गया है। देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल हैं। हमारे संविधान का पार्ट 5 एक तरह से सरकार का ब्लूप्रिंट है। इसी में बताया गया है कि देश कैसे चलेगा, और इसकी शुरुआत होती है कार्यपालिका से, मतलब सरकार की उस कोर टीम से जिसका काम संसद के बनाए कानूनों को जमीन पर लागू करना है। तो इस टॉप टीम में है कौन कौन? देखिए, सबसे ऊपर हैं राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति। असली ताकत जिनके पास है वो हैं प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद, और सरकार के लीगल एडवाइजर के तौर पर हैं महान्यायवादी। ये पांचों मिलकर देश की कार्यकारी मशीनरी को चलाते हैं। और यहीं पर भारतीय लोकतंत्र का एक सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। कानूनी तौर पर देश के मुखिया हैं राष्ट्रपति, उन्हें डी ज्यूरे हेड कहते हैं, लेकिन असल में सरकार चलाते हैं प्रधानमंत्री, जो डी फैक्टो हेड हैं। आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रपति देश के प्रतीक हैं और प्रधानमंत्री सरकार के संचालक। तो फिर देश के इस प्रथम नागरिक को चुना कैसे जाता है? ये कोई आम चुनाव तो है नहीं जहां जनता सीधे जाकर वोट डालती है। ये एक बहुत ही अनोखी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, जिसे समझना अपने आप में लोकतंत्र को समझना है। राष्ट्रपति को हम और आप सीधे नहीं चुनते, उन्हें चुनता है एक इलेक्टोरल कॉलेज, यानी हमारे ही द्वारा चुने गए सांसद और विधायक। संविधान बनाने वालों का सोचना था कि क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश के प्रमुख हैं, तो उन्हें वो लोग चुने जो खुद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस खास वोटिंग क्लब में शामिल कौन है? सिर्फ वो सांसद और विधायक जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। जो सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, यानी जिन्हें नामित किया जाता है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। इसके पीछे तर्क ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ जनता के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को ही करना चाहिए। चुनाव का तरीका भी बड़ा अनोखा है। टेक्निकल नामों में न भी जाएं तो इसका मकसद ये पक्का करना है कि जो भी जीते उसे आधे से ज्यादा वोट मिले। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान। इसका मतलब ये है कि सांसद और विधायक अपनी पार्टी के दबाव के बिना अपनी मर्जी से वोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने के लिए एक छोटा लेकिन जरूरी नियम है। हर उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। अगर उन्हें टोटल वोटों का छठा हिस्सा भी नहीं मिलता तो ये राशि जब्त हो जाती है। ये बस एक तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरें। तो ठीक है, चुनाव हो गया। अब क्या? जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो कितने समय तक पद पर रहते हैं? इस कुर्सी पर बैठने के लिए क्या काबिलियत चाहिए? और सबसे जरूरी सवाल, उनके पास आखिर शक्तियां क्या क्या होती हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, इस पद के लिए संविधान ने कुछ बुनियादी शर्तें रखी हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र में अनुभवी हो यानी कम से कम 35 साल का हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ताकि वो जनता की नब्ज समझता हो। और हाँ, वो कोई और सरकारी लाभ का पद ना रखता हो ताकि निष्पक्षता बनी रहे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए तय होता है, जिससे देश में एक स्थिर नेतृत्व बना रहता है। हालांकि अगर वो चाहें तो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। वैसे यहाँ एक बड़ा फर्क है भारत और अमेरिका के सिस्टम में। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, और ऐसा हो भी चुका है। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी आती है, और अगर वो जिम्मेदारी न निभाई जाए तो एक प्रक्रिया भी होती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का भी एक रास्ता है, जिसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट।
ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली और मुश्किल ब्रेक है। महाभियोग का आधार सिर्फ एक हो सकता है, संविधान का उल्लंघन। लेकिन मजे की बात यह है कि संविधान खुद ये नहीं बताता कि इस उल्लंघन का मतलब आखिर है क्या। ये एक तरह की अस्पष्टता है जो इस प्रक्रिया को और भी गंभीर बना देती है, क्योंकि इसकी व्याख्या उस समय की संसद पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया की मुश्किल का अंदाजा आप इसी से लगाइए। इसे शुरू करने के लिए ही 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए, और फिर इसे पास करने के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि बिना लगभग पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष के एक बड़े हिस्से के मिले ये नामुमकिन है। और यही बात इस प्रक्रिया की ताकत और गंभीरता का सबसे बड़ा सबूत है। आज़ादी से लेकर आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। यह हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और इस पद की गरिमा को दिखाता है। अब इस पूरी तस्वीर को पूरा करने के लिए दूसरे सबसे बड़े पद पर भी नजर डाल लेते हैं, उपराष्ट्रपति। ये पद कई बार राष्ट्रपति की परछाई जैसा लगता है, लेकिन इसकी अपनी एक बहुत ही जरूरी और अलग भूमिका है। उपराष्ट्रपति की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राज्यसभा यानी संसद के ऊपरी सदन की अध्यक्षता करना। उन्हें पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि एक पद पर होने की वजह से दूसरा पद अपने आप मिल जाना। तो जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का स्पीकर भी होगा। दोनों पदों के बीच कुछ बड़े अंतर हैं। राष्ट्रपति को सांसद और विधायक दोनों चुनते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को सिर्फ सांसद। राष्ट्रपति से लोकसभा के सदस्य की योग्यता की उम्मीद की जाती है, तो उपराष्ट्रपति से राज्यसभा की। और जहां राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी मुश्किल प्रक्रिया है, वहीं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है। और ये पूरी चुनाव प्रक्रिया हमें हमारे संविधान के एक बहुत ही जरूरी शब्द की याद दिलाती है, गणतंत्र यानी रिपब्लिक। भारत एक गणतंत्र इसीलिए है क्योंकि हमारा राष्ट्र का प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं होता जिसे विरासत में गद्दी मिले, बल्कि एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है, हमारे राष्ट्रपति। तो हम इसे एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर राष्ट्रपति की ज्यादातर शक्तियां सिर्फ औपचारिक ही हैं, तो फिर उन्हें चुनने और हटाने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों बनाई गई है? शायद इसका जवाब यह है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा, राष्ट्र की एकता और लोकतंत्र की गरिमा का प्रतीक है। और ऐसे प्रतीक को बनाने की प्रक्रिया साधारण हो भी नहीं सकती। सोचने वाली बात है।